हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम मेमन। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया का थर्ड पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं सेकंड यूनिट का। इसके पहले के दो वीडियोस इसी यूनिट के वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके अंदर मेजर सोशल रिफॉर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं और 1857 का रिवॉल्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी कुछ और सोशल रिफॉर्म्स जो कि हुए थे 19 और 20th सेंचुरी में। और बने रहिए वीडियो के साथ। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के, और लिंक आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। लिंक आप ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पर आपको नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। और देखिए, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ, आप सुनना ध्यान से इस बात को कि नोट्स जो है वो एक्सेस करते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। तो नोट्स आप जो है पढ़ सकते हो, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि जब आप जो है स्टडी कर रहे हो, तो आप जो है यूट्यूब वीडियो में जब स्टडी कर रहे हो, आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए और उसमें आपको पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। आप दूसरे के नोट्स रेफर करोगे, आपको जो है रोड नोट्स को रटना पड़ेगा। आप खुद के नोट्स बनाओगे, आपको नोट्स खुद याद हो जाएंगे। तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगी कि इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन समवन एल्स नोट्स, आप जो है खुद के नोट्स पे डिपेंडेंट रहिए। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। कुछ चैप्टर के नोट्स मुझे पता है अभी आने के बच्चे हैं, वो मैं जल्दी लाने वाली हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग ऑन इट, आई एम वर्किंग हार्ड ऑन इट। लेकिन जितने चैप्टर्स के नोट ऑलरेडी आ चुके हैं वो अपलोड हो चुके हैं ऑन टेलीग्राम चैनल। तो अभी शुरू करते हैं हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है उसको। अब देखते हैं, हमने अभी तक के बहुत सारे समाज को डिस्कस किया। हमने ब्राह्मो समाज को डिस्कस किया, हमने सत्यशोधक समाज को डिस्कस किया, हमने और भी बहुत सारे जो है सोसाइटीज़ को डिस्कस किया था। अगर आपने इसके लास्ट वाला वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है उसको सबसे पहले जाकर आप देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव भी, क्योंकि उसी के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। प्रार्थना समाज और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है, मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हैं उसके पहले वाले वीडियो को। और हमने ऑलरेडी जो समाज डिस्कस की है, जैसे कि ब्राह्मो समाज, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो है आपकी नॉलेज, ये हमेशा इसी के अराउंड जो है क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट्स के टाइप में आते हैं। अब हम बात करते हैं, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट। तो देखिए, अभी तक आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे जो बहुत कॉमन भी है, जैसे कि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, उसके बाद आपने राजा राम मोहन राय एंड ऑल। तो अब जो है आप थोड़ा सा अलग पढ़ोगे, जो आपने जो अभी तक शायद ना सुना हो। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर थे, वैसे ही एक सोशल रिफॉर्मर है हेनरी विवियन डेरोजियो। आपको नाम से दिख रहा होगा कि इंडिया के नहीं है। तो वैसे ही ये, जब आपको पता है कि जो पोर्टुगीज भी इंडिया में आए थे, डच भी आए थे, फ्रेंच भी, इंग्लिश मैन भी, तो सब लोग इंडिया में आए थे। तो उस टाइम पे ये होता है कि ये एक पोर्टुगीज फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि इंडिया में रह रही थी इन कलकत्ता। तो ये यहीं पर सेटल थे। तो वो 1809 में पैदा होते हैं एक कलकत्ता की इंडियन फैमिली में, और उनकी स्कूलिंग वो करते हैं धर्मताला अकेडमी से। ठीक है, और वो स्कूल को चलाता है हेनरी रमन चलाते हैं, जो कि एक स्कॉटिश पोएट रहते हैं। तो बेसिकली इनका क्यों यहाँ पर बायोग्राफी दी गई है, क्योंकि एक जो टीचर होता है उसकी लाइफ, उस टीचर का जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है ऑन द स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई भी आपका टीचर रहे, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी चीज़ें आप अडॉप्ट करते हो हमेशा से। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है एक टीचर का और एक स्टूडेंट का, जो रिलेशनशिप होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वहीं पर यहाँ पर भी वही दर्शाया गया है कि वो जो थे वो एक पोएट थे, एक फ्री थिंकर थे और एक रैशनलिस्ट थे। तो वही सारी क्वालिटीज़ जो है हेनरी ड्रमंड के अंदर आती है। ठीक है, वो वहाँ से इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं और फिलोसफी पढ़ते हैं। ठीक है, और बाद में जाके उनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पे उतर कर आती है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो टीचर बनना चाहते होंगे, तो कहीं ना कहीं आप कोई अपने अपने टीचर को देखते होंगे और उनसे इंस्पायर होते होंगे कि नहीं, हमें भी इस तरीके का टीचर बनना है। तो वही पर्सनैलिटी जो है हेनरी ड्रमंड ने अपनी जो है टीचर से, हेनरी ड्रमंड जो उनके टीचर थे, उन्होंने, डेरोजियो ने अपनी टीचर हेनरी ड्रमंड से ली थी। ठीक है, अब उनको ही देखते हुए वो भी अपनी लाइफ में टीचर बने, डेरोजियो। और वो अब इस तरीके के टीचर बने कि वो जो चाहते थे कि वो इंडियन सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म लाए, इसलिए वो एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में उतर कर आते हैं। और उनके आइडियाज़ जो रहते हैं बहुत ओपन रहते हैं, और वो चाहते हैं कि इंडियन सोसाइटी के लिए काम करें। ठीक है, उनको लगता था इंडियन सोसाइटी बहुत ज़्यादा लाइफलेस है और बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में इतने ज़्यादा सुपरस्टिशंस थे। ठीक है, तो उनको हिंदू कॉलेज कलकत्ता में
नॉट द इन दिल्ली वाला कॉलेज नहीं, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अंदर डेरोजियो को अपॉइंट किया गया, ठीक है, इंग्लिश और हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि वो धीरे धीरे उस टाइम पे जो यंग माइंड्स है उनको इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। किस चीज़ से? विजडम से, जीनियस और रीजन अप्रोच से। देखिए, आपका जो टीचर आपको पढ़ाते हैं कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से बायस रहेंगे, आप भी उसी तरीके से बायस रहोगे, क्योंकि वो आपके ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो वैसा ही इम्पैक्ट जो है डेरोजियो अपने स्टूडेंट्स पे क्रिएट करते थे, और वो जो है अपने स्टूडेंट्स को विजडम की तरफ गाइड करते थे, रीजन अप्रोच की तरफ गाइड करते थे। आपको इतनी सारी चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही है कि आप जो है समझो, जानो कि आपको जो है सोसाइटी में क्या चेंज लाना है। आपको इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि आप ये समझो कि जो रिलीजन है उसको आपको जो किस तरीके से मानना है, किस तरीके से नहीं मानना है। आपको कंपैरेटिव रिलीजन के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो वो सब चीज़ें आपको इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि आप रिलीजन को कंपेयर कर सको। आप जो है जो ब्लाइंड फेथ चला आ रहा है उस चीज़ को कंपेयर कर सको, और जो सुपरस्टिशंस चले आ रहे हैं आप उसको जो है देख सको और चैलेंज कर सको। तो धीरे धीरे वो अपने स्टूडेंट्स को जो है नई नई फिलोसफी और नए नए थॉट्स जो है ग्रेट लिबरल थिंकर्स के उनके बारे में बताने लग गए। आपने आपके सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ा होगा जेरेमी बेंथम के बारे में, जॉन लॉक के बारे में। जेरेमी बेंथम जो है फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म माने जाते हैं। जॉन लॉकी फादर ऑफ लिबरलिज्म माने जाते हैं। डेविड ह्यूमे इन सब के बारे में जो है, और सबके बारे में बताते हैं कि इस तरीके से जो है थॉट्स, लिबरेटिंग थॉट्स बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे सुपरस्टिशंस जो है इंडिया की सोसाइटी में चले आ रहे हैं और उसको ख़त्म करना आपका काम है। इसलिए आज आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही है, ताकि आप जो कम्युनलिज्म चला आ रहा है, ठीक है, जो रिलीजियस हेट्रेडनेस चली आ रही है, और कहीं ना कहीं जो ब्लाइंड फेथ चले आ रहे हैं जो कि सुपरस्टिशंस पे, वो सब चीज़ें आप ख़त्म कर सको, इरेडिकेट कर सको, और आप रिलीजन को रैशनैलिटी की तरह देख सको, और रिलीजन को कंपेयर कर सको, कंपैरेटिव रिलीजन समझ सको, और आप नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर सको। तो इसलिए आपका जो है पर्सपेक्टिव आपको ओपन अप करने के लिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर में चीज़ें पढ़ाई जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि उसी तरीके से क्या होता है कि डेरोजियो होते हैं। तो डेरोजियो के जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो वो क्या करते हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी के आइडिया से बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। और उस टाइम पे देखिए ये बताया जा रहे हैं कि बहुत सारे इश्यूज़, देखिए यहाँ पर आपको हर जगह बहुत सारे इश्यूज़ लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसमें वो एक सब लोग मिलकर जो है एकेडमिक एसोसिएशन बनाते हैं, एकेडमिक एसोसिएशन बनाते हैं। और वो लोग है ना, जैसे कि आज भी आपके टाइम में सोसाइटीज़ होगी अलग अलग कॉलेजेस में, ठीक है, तो वो लोग है ना बहुत सारे इश्यूज़ पर डिस्कस करते हैं, जैसे कि आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा। तो देखिए पोर्टुगीज़ देख लीजिए आप, तो आइडल वर्शिप एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ इंडियंस करते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर सेक्ट। तो देखिए आइडल वर्शिप का जो है एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं इसको ईविल मानते हैं, इसलिए आपको हर जगह जो है आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा जो है वो एक ईविल रूप में दिखेगा, ठीक है। आपको बहुत बार ये बुक में जो है आइडल वर्शिप के बारे में, जैसे कि ब्रह्मो समाज का फॉर्मेशन हुआ, सत्यशोधक समाज। तो रैशनैलिटी की बात करते हुए, थॉट्स, रैशनैलिटी और थॉट्स की बात करते हुए आइडल वर्शिप के ऊपर भी बैन लगाने की बात की गई है कि आइडल वर्शिप ख़त्म की जाए, मूर्ति पूजा ख़त्म की जाए, ठीक है, क्योंकि उसके साथ भी बहुत सारी थ्योरी जुड़ी हुई है। अगर आप देखो तो आइडल वर्शिप एक तरीके से जो है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। क्या होता है कि अलग अलग आइडल्स को अलग अलग जो है कल्ट, अलग अलग तरीके के जो कल्ट है और अलग अलग तरीके के जो कास्ट है उनसे एसोसिएट कर दिया गया है कि ये कल्ट के लोग इस पर्टिकुलर भगवान की पूजा करेंगे और ये वाले इस पर्टिकुलर भगवान की पूजा करेंगे। उनको अलग अलग मूर्तियाँ दे दी गई है कि आपको इसकी पूजा करनी है, आपको उसकी पूजा करनी है। इससे क्या हो रहा है, सोसाइटी डिवाइडेड हो रही है, ठीक है। जो एक कल्ट के लोग हैं वो दूसरे कल्ट के गॉड को नहीं मानते, तो दूसरे कल्ट के गॉड है वो तीसरे कल्ट के गॉड को नहीं मानते। सबने अपनी अपनी मूर्तियाँ बना के रखी है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे यूनिटी में असर पड़ रहा है ना। इसलिए आइडल वर्शिप पे जो है कहीं ना कहीं वो डिस्कस करते हैं कि नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह। तो क्या होता था, आप देखोगे कि उस टाइम पे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि, क्योंकि आपको पता है कि कास्ट कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। कास्ट इंटरकास्ट मैरिज ना हो, इसलिए बच्चा पैदा होने से पहले कभी कभी
बच्चा पैदा होने से पहले सोचिए आप, बोला जाता था कि अगर तुम्हारे वहाँ लड़की हुई और हमारे वहाँ लड़का हुआ या फिर इंटरचेंजेबली, तो हम लोग के बेटे बेटी शादी करेंगे। मतलब इतना ज़्यादा जो है चाइल्ड मैरिज का रिवाज था कि बच्चा पैदा होने से पहले ही उन लोगों का डिसाइड कर लेते थे कि किससे शादी करनी है। ठीक है। कास्टिज्म ऑफ कोर्स सी बात है कि कास्ट का क्रिएशन, ठीक है, इनइक्वालिटी को जन्म देता है। अनटचेबिलिटी ऑफ कोर्स सी बात है कि 200 कंट्री में आपको ऐसे कहीं नहीं देखने को मिलेगा। बहुत सारे रिलीजन हैं पूरे वर्ल्ड में, और आप रिलीजन के बारे में स्टडी करिए और बाकी हर चीज़ों के बारे में स्टडी करिए, लेकिन ये जो कास्ट है, ठीक है, तो ये एक कास्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन इंडिजिनस है, मतलब इंडिया के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। बाहर आप जाओगे तो आपको कहीं पर भी एक कास्ट चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो बहुत हैरान थे इस बात से लेकर कि कैसे कोई एक पर्टिकुलर कास्ट से अगर कोई बिलोंग करता है तो कैसे आप उसको कह सकते हो कि आप जो है दूर जाके बैठो, आप हमारे पॉट में से पानी नहीं पी सकते हैं, आप मंदिर में एंट्री नहीं ले सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। चलो क्लास बेसिस पे समझ में आता है कि कोई रिच है तो कोई पुअर के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, लेकिन एक कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, एक कभी भी एक जो ट्रू टीचर होता है, ठीक है, एक ट्रू टीचर हमेशा क्या करता है, जिस तरीके से आपका जो एकेडमिक पर्सपेक्टिव है, ठीक है, आपने ये सिलेबस आपको दिया हुआ है, आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छे मार्क्स ला लिए, नोट्स बना लिए, ठीक है, और बहुत अच्छे मार्क्स ला लिए, तो ये टीचर का काम नहीं है। टीचर का काम क्या है कि जैसे कि मैं भी आपको एक पर्सपेक्टिव देते चलूँगी। डिरोजियो जो है वो बताते हैं कि डिरोजियो मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो करिकुलम दिया हुआ है वो नहीं पढ़ाते थे, बल्कि वो बताते थे कि किस तरीके से एक नई तरीके की ज़िंदगी के बारे में बताते थे। ठीक है। वो एक टीचर थे, गाइड थे, मेंटोर थे, फिलोसोफर थे, और वो अपनी बातों को, क्योंकि देखिए कुछ बातें ऐसी होती है कि आपके जो टीचर आपको बोल रहे हैं आपको अच्छी ना लगे, क्योंकि वो आपके सोसाइटी, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली के नॉर्म से अलग हो सकता है। लेकिन क्योंकि जब तक कि सोसाइटी में चेंज नहीं आएगा, जब तक कि लोग जो है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आप देखोगे ना कि जैसे कि आज के टाइम में आप देखोगे कि सती सिस्टम आप सोचोगे बुरा है, लेकिन आज से 100-200 साल पहले उसको अच्छा माना जाता था। तो उस टाइम पे तो जब राजा राम मोहन रॉय उनका उसका अपोज कर रहे थे, तो उसको जो है लोग जो है क्या कहते हैं, डेथ थ्रेट्स देते थे। तो वैसे ही अगर आप आज किसी चीज़ के बारे में अपोज करोगे तो आपको जो है लोग डराएंगे धमकाएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको डरना नहीं है। और आपको जो कस्टम और ट्रेडिशन चले आ रहे हैं इतने टाइम से, आपको उसको चैलेंज करना है। ठीक है। तो यहाँ पर वो वही बताते हैं कि किस तरीके से हर इंसान को वो बताते हैं कि डिस्कशन करने की कैपेसिटी, डिबेट करने की, और हर इंसान को मतलब सच ढूंढने के लिए एक तरीके का बोलते हैं ना क्यूरोसिटी पैदा करना। ठीक है। क्योंकि रिलीजन एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू होता है, तो सेंसिटिव इशू होता है इसलिए अक्सर क्या होता है आप देखोगे कि रिलीजन वगैरह के बारे में क्लास में डिस्कशन नहीं होता है। ठीक है। और होता भी है तो बहुत ज़्यादा वेगली होता है। ठीक है। लेकिन एक रिलीजन को भी आप डीप रैशनैलिटी की तरफ से नहीं देखते, जब तक आप देखोगे नहीं, जब तक आप चेंजेस कैसे लाओगे। तो उसी तरीके से वो उनके अंदर एक ऐसा जज्बा था कि वो जो है वो गिफ्टेड पोएट भी थे, और उनके अंदर जस्टिस की और फिलान्थ्रोपी और पैट्रियटिज्म के आइडियाज़ भी थे। तो वो ये आइडियाज़ वो अपने स्टूडेंट्स को देते थे। और साथ साथ जो है वो सारे रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, टाइम, हर चीज़ को जो है वो छोड़कर वो देखते थे कि किस तरीके से हमें ह्यूमैनिटी पे काम करना है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। और वो बताते थे कि किस तरीके से उनके जो एंसेस्टर्स चले आ रहे हैं, जो पूर्वज चले आ रहे हैं, तो पूर्वजों ने किस तरीके से जो कस्टम पर बांध दिए हैं, उस कस्टम ने उनको रोक के रखा है। और वही सब चीज़ें जो है वो बताते थे अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है। अब आप देखोगे कि उस टाइम पे क्या होता है, इस तरीके के जैसे कि आप अगर आज सोसाइटी बनाते हो स्टूडेंट्स मिलकर, धीरे धीरे वो सोसाइटी एक मूवमेंट के तौर पे ले लेगी। तो उसी तरीके से उस टाइम पे ये होता है कि जो इस तरीके के जो लोग थे वो आते हैं साथ में, और वो डेरोजियो की जो पर्सनैलिटी है उससे इंस्पायर हो जाते हैं, उससे फैसिनेटेड हो जाते हैं। और वो बोलते हैं कि हमें जो है क्या कहते हैं, अब एसोसिएशन से जो है धीरे धीरे एक मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं वो। और ये जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं हिंदू कॉलेज के, जो इंटेलेक्चुअली अवेकन हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब हमें ज़रूरत है एक सोशल चेंज लाने की।
और इसलिए इसे जो है यंग बंगाल मूवमेंट के नाम पे जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक कि देखिए मैंने आपको अभी बताया था उस टाइम पे मेजॉरिटी रिलीजन इंडिया में हिंदुज़म था, आज भी मेजॉरिटी रिलीजन हिंदुज़म है। तो वहाँ पर उसी टाइम पे हिंदू ऑर्थोडॉक्सी जो थी उन्होंने डेरोजियो को कॉलेज से बाहर निकलवा दिया, क्योंकि उनके और चार्जेस चार्जेस क्या लगाए 1831 25 अप्रैल में उनको चार्ज ये लगाया कि आप यूथ को रेडिकलाइज कर रहे हो। मतलब यूथ को अगर आप कोई सही चीज़ बता रहे हो अपने रिलीजन के बारे में, आपके जो गलत चीज़ें चली आ रही है रिलीजन के अंदर, अगर आप उस चीज़ को बता रहे हो तो लोग उसको किस तरीके से रिएक्ट करते हैं ये आप देख सकते हैं। तो हो सकता है कि अगर आप भी आज एक टाइम पे कुछ नया शुरू करो और नया नया चीज़ को सपोर्ट करो तो आपको लोग अपोज करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो। देखिए गलत के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाओगे तो आपको गलत लोग क्या कहेंगे कि आप गलत हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो। आपको जो है चीज़ों को रैशनैलिटी से देखना पड़ने का और ज़रूरत है उस चीज़ को देखने की। ठीक है, तो इसलिए जो है वो क्या चाहते थे कि उनका जो एम था लाइफ का वो ये था कि वो करेज, उनके पास करेज था कि ठीक है अगर उनको लगता था वो सही है तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं पीछे नहीं हटे। रेजिग्नेशन देने के बाद भी उन्होंने अपना मिशन कंटिन्यू रखा और उन्होंने एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया, उसका नाम था द ईस्ट इंडियन। ठीक है, और वो अपने उस पेपर के थ्रू अपने लाइफ के जो भी आइडियाज़ थे वो बताया करते थे। और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के ऊपर एक बहुत ज़्यादा लीगेसी छोड़ कर गए, क्योंकि देखिए कोई भी टीचर के, कोई भी पेरेंट्स के लीगेसी क्या होती है, उनके स्टूडेंट्स, उनके बच्चे यही होते हैं। तो दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि जब एक टीचर या फिर एक पेरेंट्स जब रिटायर होते हैं, रिटायर मतलब अपनी लाइफ से रिटायर होना या फिर अपनी लाइफ से चले जाना, तो वो यही सोचते हैं कि आप जो है मतलब उनके जो बच्चे हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनके मैसेज को कैरी फॉरवर्ड करके अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाए। और अगर वो चेंजेस ला लेते हैं तो उनको लगता है कि वो अपनी लाइफ में सफल हो गए। तो वैसे ही वो उस टाइम पे उनकी जो लीगेसी है वो उनके स्टूडेंट्स थे, और उनको कंटिन्यू करते हुए उन्होंने, उनके स्टूडेंट्स ने जो है यंग बंगाल मूवमेंट लॉन्च किया और इससे बंगाल का जो है रेनेसा हुआ। तो हम देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ करी गई यंग बंगाल मूवमेंट के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है अवेयरनेस फैलाई गई, ऑफ कोर्स सी बात है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आज भी लोग जो है वो क्या कहते हैं अंधे हो चुके हैं। अंधे हो चुके हैं मतलब सब कुछ मालूम होने के बावजूद अपने जो है पट्टी बांधे रखे हैं कि नहीं हम चेंज नहीं करेंगे अपने आप को। तो उस तरीके का एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि वहाँ पर उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए काम किया। फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उस टाइम पे नहीं थी, आप सोचिए। और उसके बाद जो इंडियन वर्कर्स कॉलोनी में बाहर काम करते थे उनके लिए अच्छा ट्रीटमेंट हो। ट्रायल बाय जूरी होती उस टाइम पे, जो ज्यूरी थी उस टाइम पे ट्रायल जो है जूरी के द्वारा नहीं हुआ करता था। आज जो है आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 से 7 या 9 या 11 या 13 कभी-कभी बेंच बिठाया जाता है और फिर जो है जजमेंट लिया जाता है। ठीक है? और उस टाइम पे ऐसा सिस्टम नहीं हुआ करता था। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ द रायट फ्रॉम ऑपरेसिव ज़मींदार। तो जो ज़मींदार होते हैं वो जो रायत होते हैं उनका उनका जो प्रोटेक्शन करना ये बहुत इम्पोर्टेंट काम था, क्योंकि रायत आपने पढ़ा होगा ऊपर में, आपने अगर इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो आपको इतनी समझ में आ गई होगी कि रायत जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो जाते थे बाय द जमींदार्स। उनको फोर्सफुली जो है क्या कहते हैं टैक्स पे करना पड़ता था। और वो ये भी डिमांड कर रहे थे कि इंडियंस को जो है आप हाई पे पोजीशन दो, क्योंकि इंडियंस को जो है हमेशा लोअर पोजीशन दी जाती थी एज कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स। दूसरी चीज़ ये है कि विमेन के बारे में ऑफकोर्स सी बात है, उन्होंने बहुत सारे जर्नल्स चालू करे जैसे कि बंगाल स्पेक्टेकर, क्विल, हिंदू पायनर और बहुत सारे। वो बताते थे कि विमेन के लिए इक्वालिटी हो और कास्ट, क्लास और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म हो जाए। दूसरी बात करते हैं कि डेरोजियंस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप समझोगे और आपको रियलाइज़ होगा, आज भी आप देखोगे तो डेरोजियंस जो है आपको कभी, आपने शायद आज से पहले नाम नहीं सुना होगा। आपने लेकिन स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा, दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा। ठीक है, आपने जो है क्या कहते हैं इसके बाद ही हम पढ़ने वाले हैं आर्य समाज, आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ पर इसलिए क्योंकि इनको जो है क्या कहते हैं हिंदू कॉलेज से बाहर निकाल दिया। इनको बोला गया कि आप जो है क्या कहते हैं इंडिया का जो कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, क्योंकि इस टाइम पे वहाँ पर हिंदू ऑर्थोडॉक्सी लोग थे। ठीक है, तो उन लोगों ने जो है इसको सपोर्ट नहीं होने दिया। और डिरोजियंस जो थे, डिरोजियंस जो इतने ज़्यादा इश्यूज़ पे
बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे, लेकिन उन्होंने रिलीजन का सहारा नहीं लिया। ठीक है, तो आज के टाइम पे भी आप देखोगे कि जो इंसान रिलीजन के सहारा नहीं लेता, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है रिलीजन लोगों के दिमाग में ठूस ठूस के भर गया है। ठीक है, और पेरेंट्स अपने बच्चों के दिमाग में ठूस ठूस के भर देते हैं, फिर वो कंटिन्यू चेंज होते रहती है। तो वो रिलीजन के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। जैसे डिरोजियंस का आप देखोगे कि डिरोजियंस का जो इम्पैक्ट है वो इतना नहीं पड़ा, और डिरोजियंस मासेस को भी नहीं अपील कर पाए, क्योंकि वो लोग जो है रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो गलत बात है। अगर आप रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप अच्छी बातें कर रहे हो, तो आपको नहीं सुनेंगे आपकी बात। तो वैसी ही बात हुई उस टाइम पे, और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने उनको बाहर निकाल दिया। और लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ ना कुछ अवेयरनेस तो करी, कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, जैसे पत्थर होता है, पत्थर में एक बार नहीं तो 100 बार, भले 1000 बार मारने से पानी निकलेगा, लेकिन एक पहली चोट भी जो है वो ज़ाया नहीं जाती। तो वैसा उन्होंने अवेयरनेस का काम किया, लेकिन फिर भी वो मासेस को अपील नहीं कर पाए, और उनको बोला जा रहा था कि आप जो है मिसगाइडेड यूथ हो चुके हो। आज भी आप अगर कुछ अच्छी बात करोगे, तो आपको इस तरीके की बातें लोग बोल सकते हैं कि आप मिसगाइडेड हो, आप भटक चुके हो, आपको हमने कुछ 4 किताबें पढ़ ली तो आपके बहुत दिमाग चलने लग गया। इस तरीके की बातें जो है वो होती हैं। देयर रेडिकलिज्म वॉज बुकिश, उनको ऐसा बताया जा रहा था कि आप जो है ये सब बातें कर रहे हो, ये सब बुकिश बातें कर रहे हो। ठीक है, और उनको जो है इस तरीके से ट्रीट किया गया। अब बात करते हैं आर्य समाज की। तो अब आर्य समाज जो है वो कंपैरेटिवली सक्सेसफुल क्यों हो जाता है, क्योंकि ये हिंदुइज्म को टारगेट करता है। उस टाइम पे हिंदुइज्म जो है मेजर रिलीजन था, आज भी है। और उस टाइम पे हिंदुइज्म उस तरीके का हिंदुइज्म नहीं था। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिवाइडेड था हिंदुइज्म भी। अलग अलग लोग अलग अलग गॉड को पूज रहे हैं, कोई किसी और मूर्ति को, कोई किसी और मूर्ति को। लेकिन उस टाइम पे आप देखोगे, उसके बावजूद उस टाइम पे स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो क्या करते हैं कि रिवाइवलिज्म का काम करते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि जितने भी लोग हैं, आपको नाम से समझ रहा होगा स्वामी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मतलब आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके के जो ये एक तरीके से पूरी सोसाइटी में चेंज नहीं लाने की कोशिश करते हैं, बल्कि एक रिलीजन को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो ये एक इनका क्रिटिक है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कम्युनलिज्म की जड़ है। कम्युनलिज्म की जड़ है, मतलब ये कि सोसाइटी में जब आप चेंज ला रहे हो, तो पूरे रिलीजन पे लाओ। ठीक है, नॉर्मली लाओ। लेकिन उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन को टारगेट किया, क्योंकि उस टाइम पे मेजोरिटी रिलीजन जो था वो हिंदुज़म था। और उन्होंने जो है अपना जो भी स्क्रिप्चर्स है, फिलोसफी है, उन सबको देखा और पढ़ा। और उन्होंने वैदिक टाइम का जो फिलोसफी थी उस पर एम्फोसाइज किया, और बोला कि नहीं, आपको जो है क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें जो है ख़त्म करनी है। और उस टाइम पे वो बताते हैं जैसे कि वो हिंदुज़म को स्प्रेड कर रहे थे। वो रैशनैलिटी को स्प्रेड नहीं करना चाहते थे, वो हिंदुज़म को स्प्रेड करना चाहते थे। और 10 अप्रैल 1875 को उन्होंने आर्य समाज का फाउंडेशन बनाया। और आर्य समाज मतलब होता है सोसाइटी ऑफ नोबल्स। ठीक है, सोसाइटी ऑफ नोबल्स। और वो मानते थे कि वेद जो है, वेद को बहुत ज़्यादा वो लोग इम्पोर्टेंस देते थे। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जैसे हाँ, इसमें एक और चीज़ की बात है कि राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था कि हर रिलीजन को टारगेट किया था। ऐसा कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं लिया था, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जो है दूसरे रिलीजन की तरफ अच्छा व्यू नहीं रखते थे, और दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज करते थे। और यही कम्युनल जो है जड़ें उन्होंने जो है बना के रख दी। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरफ वो जो है बहुत ख़राब तरीके से देखते थे, और मुस्लिम का क्रिश्चियन को कन्वर्ट भी करते थे। तो यहाँ तक कि हम देखेंगे कि चीज़ें इस तरीके की हुई, इसलिए कहीं ना कहीं ये जो जड़ है, ये जो आप देखोगे कि जड़ कितनी जल्दी शुरू हो गई 1875 से, इस तरीके की जड़ शुरू हो गई जिसमें जो है कम्युनलिज्म को जो है फैलाया जा रहा है। अब आप देखोगे कि वो क्या बोलते हैं, अब देखेंगे आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो भी क्या बोलते हैं कि गॉड जो है वो गॉड एक फंडामेंटल सोर्स ऑफ नॉलेज है, और एक गॉड है, मतलब एक गॉड के बारे में, मतलब वो जो है मोनोथिज्म की बात कर रहे हैं। और वो बात कर रहे हैं कि जो आइडल वर्शिप है, मतलब मूर्ति पूजा के, वो भी खिलाफ है। ठीक है, तो ये जो आर्य समाज है, ये भी मूर्ति पूजा के खिलाफ है, क्योंकि मूर्ति पूजा का मेंशन वो बताते हैं कि वेद में मिलता ही नहीं है, तो आप क्यों मूर्ति पूजा करते हो। ठीक है, और उसके बाद जो है वो बताते हैं कि जो री इनकारनेशन की बात की जाती है, री इनकारनेशन मतलब जो अवतार आए हैं वेरियस गॉड्स के, तो वो भी आइडिया को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि इस तरीके की बातें जो है सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सब जो है क्या कहते हैं, वेद के आप कंसिडर करो, और वेद जो है वो ट्रू बुक ऑफ नॉलेज है। ठीक है, इसके बारे में भी हम क्रिटिक पढ़ेंगे आगे चल के। दूसरी चीज़ बताते हैं कि जो एक सच्चा आर्यन है, देखिए यहाँ पर आर्यन की बात की जा रही है,
तो अगर आपको मैं क्रिटिक देते चलूँ तो यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिक इस पॉइंट का ये होगा कि यहाँ पर आप देखोगे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है। देखिए इंडिया में आर्यंस है, द्राविडियंस है, इंडिया कोई आर्यन से नहीं बना हुआ है, बहुत सारे अलग अलग का रेसिस्ट ग्रुप्स हैं। कितने लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो कौन से रेसिस्ट ग्रुप हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके का रेसिस्ट रिमार्क है ये कि आर्यन जो है वो उनको पता होगा कि ट्रुथ क्या है और अनट्रुथ क्या है। तो इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस तरीके की बातें जो है की गई। और हर एक्शन को परफॉर्म करना चाहिए समझ के कि क्या सही है और क्या गलत है। और वो बताते हैं कि समाज का काम है कि वेलबींग प्रमोट करना, मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग के बारे में वो बात करते हैं। उसके बाद सब लोग जो है लव और रिस्पेक्ट से जो है आपको ट्रीट करना है, इग्नोरेंस ख़त्म करना है, नॉलेज बढ़ानी है और सब लोगों को जो है भलाई करनी है। ये सब कॉमन बातें हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इनके आते हैं क्रिटिक्स, ठीक है। देखिए अब आर्य समाज का पहले हम पढ़ लेते हैं कंट्रीब्यूशन क्या था। तो कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन में जो है उन्होंने जो है वैदिक वैदिक स्टडीज़ करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और वो चाहते थे कि हिंदुज़्म को जो है कहीं ना कहीं प्रमोट करें। और उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद, कुछ इस तरीके के जो थे वो आर्य समाज के फाउंडर्स थे, ठीक है। और वो लोग जो गुरुकुल सिस्टम पे फोकस करते थे। गुरुकुल सिस्टम एक तरीके से वही जैसे एजुकेशन सिस्टम होता है, जैसे ब्रिटिशर्स जो है स्कूल को एम्फोसाइज करते हैं, वैसे ही गुरुकुल सिस्टम होता है। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स एक जगह पे रहते थे और एक सिंपल लाइफ बिताया करते थे। और इसलिए उन्होंने जो है गुरुकुल भी खोले, जैसे कांकरी, हरिद्वार और बाकी जगह पे भी उन्होंने गुरुकुल खोले। और विमेन के बारे में बात की गई है। विमेन के बारे में बात की गई है कि उस टाइम पे ऑफकोर्स की बात है, मैंने आपको बताया बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज मतलब डॉरी, दहेज प्रथा और सती सिस्टम चला आ रहा था, और उसको ख़त्म करने की उन्होंने बात की है। उसके बाद जो है आप देखोगे कि उन्होंने स्कूल्स भी जो है सेटअप की है। 1886 में कन्या महाविद्यालय ओपन की है। और आज भी जो है आप देखोगे कि बहुत सारे डीएवी स्कूल्स होते हैं इंडिया में, जो कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और आर्य समाज का एक और काम ये भी था कि ऑफ कोर्स सी बात है कि जो रिचुअल्स चले आ रहे थे, जो देखिए मतलब आप समझिए कि बहुत सारे रिचुअल्स जो थे उस टाइम पे भी और आज भी आप देखोगे कि हिंदुज़्म में बहुत सारे रिचुअल्स, कस्टम्स और रिचुअल्स, या हिंदुज़्म की पर्टिकुलरली इसलिए बात कर रही जा रही है क्योंकि आर्य समाज जो है वो हिंदू रिवाइवलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो वहाँ पर उस टाइम पे भी और आज भी बहुत सारी चीज़ें सी चली आ रही है जो कि गलत थी। तो सोशल इविल्स के खिलाफ जो है वो खड़े होकर आते हैं, ठीक है। और आर्य समाज जो है ब्राह्मण की जो सुप्रीमेसी होती है और ब्राह्मण की सुप्रीमेसी को ख़त्म करने की बात करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ था ही नहीं वेद में कि आपने जैसे बना लिया है, गढ़ लिया है कि ऐसा ऐसा सा। तो वो इस चीज़ को जो है कंडेम करते हैं और ब्राह्मण की सुप्रीमेसी को ख़त्म करने की बात करते हैं, ठीक है। और है ना, उसके बाद वो बात करते हैं कि रैली चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और वो मैरिज की जो मिनिमम मैरिज की जो एज है वो है 16, ठीक है, वो गर्ल्स के लिए फिक्स करते हैं और 25 फॉर बॉयज़ फिक्स करते हैं, ठीक है। और साथ साथ जो होता है आर्य समाज में जो आप देखोगे कि पहले हिंदू जो विडोज थी उनको रीमैरिज करने के लिए अलाउड नहीं था, लेकिन वो इस चीज़ पे एम्फोसाइज करते हैं और वो रीमैरिज पे भी एम्फोसाइज करते हैं। सती सिस्टम ऑफ कोर्स की बात है, आपको सती बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। विमेन जो होती है अपने हस्बैंड की डेथ के बाद उसे विमेन को जो है जिंदा उसकी पति की चिता पर लिटा दिया जाता है और उसे जो है उसकी पत्नी के साथ जो है पति के साथ जो है अग्नि दे दी जाती है। तो इस प्रथा में जो है विमेन को मतलब जिंदा जलाया जाता है। तो ये बहुत टाइम से जो है हिंदुज़्म और इंडिया में चली आ रही थी। और कितने टाइम से चली आ रही थी हम ट्रेस बैक नहीं कर सकते, लेकिन हमें इसका रेफरेंस जो है मनुस्मृति में और इसके पहले हमें जो है वेद में देखने को मिलता है। तो इस प्रथा के खिलाफ जो है वो खड़े होकर आते हैं। और साथ साथ जो है इस टाइम पे वो क्या करना चाहते हैं, इस टाइम पे वो शुद्धि सेरेमनी जो है लॉन्च करते हैं। शुद्धि सेरेमनी में वो क्या करते हैं, जो हिंदू और मुस्लिम्स और क्रिश्चियन जो है कन्वर्ट मतलब जो हिंदूज हैं वो हिंदूज को जो है बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम्स जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनको जो है वापस अपने रिलीजन में लाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें वो करते हैं। तो यहाँ से कम्युनल प्रोपेगेंडा जो है आप जो है देख सकते हो शुरू हो जाता है।
अब देखते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्फेन्स हैं, पुअर विमेन है, इन सब के लिए जो है वो काम करते हैं और अपना फर्स्ट ऑर्फनेज वो खोलते हैं फिरोजपुर पंजाब के अंदर। और भी बहुत सारे जो ऑर्फनेज है वो खोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि वो लोग जो है उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। ट्रेनिंग देते हैं किसको, वेमेन को, जो कि वेमेन है। अब देखेंगे, अब वेमेन जो होती है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते जा रही है। तो उस टाइम पे फीमेल जो थी वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, तो इसलिए उनको जो है ट्रेनिंग वगैरह देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, और बहुत सारे ओल्ड एज होम भी लॉन्च किए जाते हैं, जैसे कि वन ट्रस्ट आश्रम एंड होम फॉर डेस्टिट्यूट्स। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है की जाती है। अब ऑफ कोर्स ही बात है, वो स्वदेशी को सपोर्ट नहीं करते थे, स्वदेशी को बिल्कुल नहीं मानते थे। तो स्वदेशी पीपल जो थे उस टाइम पे, क्योंकि वो लोग मानते थे कि जैसे कि आपने देखा होगा उस टाइम पे दादा भाई नौरोजी वगैरह अपनी थ्योरी दे रहे थे कि इंडिया ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो उस टाइम पे वही चीज़ को जो है बता रहे थे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है इंडिया का हो रहा है, और है ना ब्रिटिशर्स जो है वो हमें लूट रहे हैं, तो इसलिए हमें जो है अवेयर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि आर्य समाज का अगर हम इवैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि आपको हर समाज का जो है क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात की जाती है। तो यहाँ पर जो है इसमें जो है हिंदुइज्म का रिफॉर्म होता है। ठीक है, रिफॉर्म होता है, ये बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन उसके अलावा वो जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मान जाती है। Although the Vedas were venerated as infallible, the reforms advocated, however, were the product of मॉडर्न रैशनल थिंकिंग। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि वो लोग ये एम्फसाइज करते हैं कि जो वेद है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है, ऐसा वो एम्फसाइज करते हैं। और साथ साथ जो है वो अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट करते हैं। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था। मतलब वेदास में भी जो है अभी भी और उस टाइम पे भी बहुत सारी जो है ईविल प्रैक्टिसेस जो है वो दी गई है, लेकिन उस पर वो एम्फसाइज नहीं करते हैं। और जो आइडियाज़ एक्चुअली वो प्रोपोगेट करते हैं वो एक्चुअली में मॉडर्न थिंकिंग के आइडियाज़ थे। ठीक है, तो और साथ साथ जो है अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने काम किया, अनटचेबिलिटी पे काम किया, कास्ट के बारे में काम किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ के अंदर ही बनी रही, और उन्होंने इस्लाम की तरफ जो है एक तरीके का नेगेटिव एटीट्यूड रखा। और इससे मैंने आपको पहले बताया था कि कम्युनल बेसिस जो है वो फॉर्म हुआ। ठीक है, बाद में जाके इंडिया का पार्टीशन जो होता है उसमें कहीं ना कहीं रूट हो सकती है, क्योंकि जो एक तरीके से कन्वर्जन चल रहा है, एक तरीके से जो कम्युनल प्रोपोगेंडा चल रहा है, ये सब चीज़ें भी जो कहीं ना कहीं जो है कंट्रीब्यूट करती है एक ऐसे फ्रूट की तरफ जो कि पार्टीशन था। और कम्युनलिज्म आज भी जो हम देखने को हमको मिलता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आर्य समाज जो है वो हम देख सकते हैं ऑब्स्टेकल बन गया था इंडियन नेशनलिज्म की ग्रोथ पे, क्योंकि उन्होंने एक हॉस्टाइल रिलीजन कम्युनल एटमॉस्फेयर बना दिया था। ठीक है, तो आपको रिफॉर्म करना है तो आप अनबायस तरीके से रिफॉर्म करो, लेकिन ये जो है बायस तरीके से रिफॉर्म करने की वजह से ये एक तरीके से जो है पूरी तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म का जो नेशनलिज्म मतलब क्या होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करेंगे। लेकिन जब आप पूरी तरीके से सिर्फ हिंदूज को जो है अपने अम्ब्रेला में ले रहे हो और बाकी रिलीजन को इग्नोर कर रहे हो, सबऑर्डिनेट कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप एक तरीके का हॉस्टाइल कम्युनल एटमॉस्फेयर बना रहे हो। तो इसलिए इसको जो है क्रिटिसाइज किया जाता है। अगर आपको इसका क्रिटिकली एग्जामिन करके आता है तो आप इसको क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। तो 1888 में रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा बनाया गया, और ये उनकी जो इंस्पिरेशन थी, जो नाम उन्होंने लिया है वो उनके गुरु यानी उनके जो है टीचर रामकृष्ण परमहंस के नाम से उन्होंने लिया है। ठीक है, तो उनकी जो आइडियोलॉजी पे चलते हुए उन्होंने जो है मिशन बनाया था। और 16 अगस्त में जो 1886 में जो है उनके जो टीचर है उनकी डेथ हो जाती है। इसके वजह से उन्होंने जो है कहीं ना कहीं मिशन जो है बनाया था। इस मिशन के अंदर वो एम्फसाइज करते हैं कि सेल्फलेस डिवोशन, मतलब हमें जो है क्या कहते हैं, हमें जो है अपने आप को जो है सेल्फलेसली डिवोट करना है टू द गॉड। और इस तरीके से वो बात करते हैं, और वो बोलते हैं कि मतलब वो फोकस करते हैं इस चीज़ पे कि हमें जो है क्या कहते हैं, हमें गॉड तक रीच करने के लिए हमें जो है अल्टीमेटली डिवोशन सिंसेरिटी का फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और जो रामकृष्ण की जो फिलॉसफी चली आ रही थी, ठीक है, रामकृष्ण की जो फिलॉसफी चली आ रही थी वो इस चीज़ पे चली आ रही थी कि आप जो है अपने आप को डिवोट करो टू गॉड,
दूसरी चीज़, आप ज़िंदगी जो है बहुत सिंपल तरीके से जियो, ठीक है, और सबको रिस्पेक्ट करो। और वो बताते हैं कि रियलिटी यानी सच और ट्रुथ जो है वो एक ही चीज़ है, और वो फिक्स है और रियल है, इन्फिनाइट है, आप उसको बदल नहीं सकते, ठीक है। और आप जो है क्या कहते हैं, जो इंसान है, इंसानों की भी सेवा करो, इंसानों के लिए भी अच्छा काम करो। और उनके बहुत सारे डिसाइपल्स थे, जैसे कि नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। नरेंद्र नाथ दत्त जो है ओरिजिनल नाम था स्वामी विवेकानंद का, ठीक है। तो स्वामी जी विवेकानंद जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो जो है वेदांत फिलोसफी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। और वो बताते हैं कि सिर्फ जो गॉड है, गॉड जो है वही सच है, और बाकी सब जो है वो बिल्कुल सच नहीं है। और रामकृष्ण मिशन जो है वो इसी फिलॉसफी को प्रमोट करता है, जो कि परमहंस रामकृष्ण की फिलॉसफी थी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, वो उनका मकसद ये था कि जगत हित्य, अच्छा जगत हित्य मतलब हर इंसान को जो है आपको सर्व करना है। सोसाइटी का काम क्या होना चाहिए कि आप जो है इंसानों को सर्व करो। और वो ये बताते हैं कि मिशन मिशन में ये बताते हैं कि जितने फेथ है उतने पाप है। मतलब बताते हैं कि जितने भी तरीके हैं, जितने भी रिलीजियस फेथ हैं, तो वो सब जो है सब जो है एक्सेप्टेड है, और सब जो है सब एक दूसरे के साथ टॉलरेंस के साथ रहना चाहिए, ठीक है। और वो बताते हैं कि जो शास्त्र है, शास्त्र मतलब यहाँ पर बेसिकली हिंदुइज्म टेक्स्ट की बात की जा रही है। तो शास्त्र में जो है और जितने भी और अनुष्ठान जो है, ठीक है, वो सब चीज़ों को जो है आपको जो है नहीं मानना है। और साथ साथ जो है ह्यूमैनिटेरियन सर्विस में आपको जो है इन्वॉल्व होना है। और साथ साथ जो है आपको विमेन की रिस्पेक्ट करना है। और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे काम किए, जैसे कि विमेन के लिए एक मिशन ज्वाइन की, विमेन के लिए जो है स्पेशली उन्होंने बहुत सारी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ओपन की, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह दी यूथ को जो है डेवलप करने के लिए। उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए काम किया। उसके बाद आप देखोगे हॉस्पिटल्स खोले, और बहुत सारी उन्होंने फूड जो है मतलब गरीबों को फूड प्रोवाइड करना, ओल्ड एज होम। तो आप देखोगे इस तरीके का जो मिशन आज भी जो है वो चला आ रहा है। आज भी जो है सोसाइटी चली आ रही है। अलग अलग जो है सोशल कॉज के लिए इसका काम करना ही काम है। और ब्रदरहुड यानी भाईचारा बढ़ाना, कि आपस में जो है टॉलरेंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक दूसरे से लड़े नहीं, मारे नहीं, काटे नहीं। कम्युनल वायलेंस और कम्युनलिज्म को जो है अपोजिशन में, जैसे कि आप देखोगे दयानंद सरस्वती के द्वारा जो लॉन्च की गई थी आर्य समाज, तो उसमें आपको थोड़ी सी कम्युनल रूट्स दिखेगी। लेकिन उसके कॉन्ट्ररी में जो रामकृष्ण मिशन है, ये थोड़ा सा पीसफुल और टॉलरेंट ज़्यादा है, ठीक है। और ये लोग जो है चाहते हैं कि जो इंडिया के अंदर जो कास्ट रिजिडिटी है उसको ख़त्म करें, और जो लोग बटे हुए हैं उनको जो है ख़त्म करके एक साथ सबको लेकर आए। तो रामकृष्ण मिशन जो है वो आज भी काम कर रहा है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को रेडी फॉर रिहेबिलिटेशन देता है। इंडिया, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तब, ठीक है। और साथ साथ जो है ये और कौन सी बात है, ऑर्फनेज खोलते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं, और रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं। इस तरीके के काम भी ये करते हैं। अब बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। तो थियोसॉफिकल एक वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका नाम है थियोसॉफी। थियोसॉफी का मतलब होता है, आपने सुना होगा कि थियोसॉफी रिलेटेड होता है रिलीजन वगैरह के काम में हम यूज़ करते हैं। तो थियोसॉफी जो होता है उसका मतलब होता है डिवाइन विजडम, ठीक है। डिवाइन विजडम मतलब समझ रहे हो आप, ऐसा कोई विजडम, ऐसा कोई ज्ञान जो आपको जो है डिवाइनली मिला है। और इसका जो रिलेशन है, ये जो थियोसॉफिकल मूवमेंट है, ये किससे रिलेटेड है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर जब सोशल और रिलीजियस डिसेंट हो रहा था उसके साथ रिलेटेड है। हम समझेंगे किस तरीके से। तो देखिए, ओरिएंटल रिलीजन्स और उनकी वैल्यूज जो भी थी, वो किस तरीके से जब लेजिटिमाइज कर रही थी यूरोप और अमेरिका में अपनी, जो मतलब देखिए क्या होता है कि ओरिएंटल रिलीजन्स क्या होते हैं उनको समझाती हूँ। तो देखिए, ओरिएंटल रीजन का मतलब वो होता है कि जो ईस्टर्न ईरान है, ठीक है, ईस्टर्न ईरान, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ये सब के जो रिलीजन होते हैं ये सब ओरिएंटल रिलीजन होते हैं। देखिए, ये सब हमारे जो रिलीजन है, अक्सर क्या हो रहा है कि हमने देखा है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो हम पर आके डोमिनेट कर रहा है, हम अपने आइडियाज़ जो है वो डोमिनेट कर रहा है, क्रिश्चियनिटी को डोमिनेट करवा रहा है। लेकिन अब जो है क्या कहते हैं, हम देखेंगे कि हम वेस्टर्न होते जा रहे हैं, थिंकिंग हम वेस्टर्न करते जा रहे हैं। लेकिन आपको ये थियोसॉफिकल सोसाइटी
थोड़ी सी उल्टी है, उल्टी इन द सेंस कि थोड़ी डिफरेंट है। इसमें ये होता है कि जो यूरोप और अमेरिका में भी आप सोचोगे कि यूरोप और अमेरिका में क्या कहते हैं विमेन को सब राइट्स मिले हुए थे, नहीं मिले हुए थे। यूरोप और अमेरिका में भी जो विमेन की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और इनफैक्ट वहाँ पर भी बहुत सारी तरीके की, इस टाइप की नहीं जिस तरीके की इंडिया में थी, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे तरीके के इवेंट्स हुआ करते थे और अभी भी है। तो उस टाइम पे दो वेस्टर्नर्स थे, एक मैडम HP ब्लेवेट्स्काई और एक कॉलोनल आउटकट ऑलकट। तो ये दोनों लोगों का नाम याद रख सकते हो। ठीक है। तो इसमें है आपको कि मैडम HP ब्लेवेट्स्काई और एक हो गए हमारे कॉलोनल ऑलकट। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों का आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, ये दोनों का आपको देखने को मिलेगा, ये दोनों ने क्या फाउंड किया है, ये दोनों ने फाउंड किया है दी, इसके आप अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये कुछ HP ब्लेवेट्स्काई नाम का जो है आपको मिल जाएगा। तो इनका नाम जो है, इनका डेट ऑफ बर्थ और ये सब चीज़ें दी गई है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी जो डेथ कहाँ पर हुई थी, लंदन में हुई थी। ठीक है। और वो फाउंडर थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के। और इनके कनेक्शन किस किस से थे, एनी बेसेंट से थे। एनी बेसेंट आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे जो है पब्लिश भी किए हैं वर्क। ठीक है। और इनके बहुत सारे सेकेंडरी वर्क्स भी हैं। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि यूक्रेन में पैदा हुए थे, प्रेजेंट डे यूक्रेन में। और इनके जो है दूसरा नाम क्या था इनका, मैडम ब्लेवेट्स्काई या फिर HP ब्लेवेट्स्काई। ठीक है। तो इस तरीके से इनके दो नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये दोनों जो है, ये दोनों का स्पिरिट ये था, ये दोनों ऑकल्टिज्म पे बिलीव करते थे। और 17 और लोग, ऑकल्टिज्म मतलब होता है कि जब आप सुपर नेचुरल पावर का यूज़ करते हो किसी भी चीज़ के लिए, उसको हम ऑकल्टिज्म कहते हैं। तो ये लोग थोड़े से अलग थे और ये लोग जो है न्यूयॉर्क को छोड़कर इंडिया में आए थे। आप सोच सकते हैं लोग अक्सर इंडिया को छोड़कर दूसरी दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, बट 1878 में ये दोनों के दोनों जो है इंडिया आ गए थे। इनको जो है कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता था कि इसमें बहुत ज़्यादा थियोलॉजिकल नॉलेज है। ठीक है। उनको ऐसा लगता था कि इंडिया के अंदर उनको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा डिवाइन नॉलेज मिल जाएगी। और इंडियन थियोसॉफिकल सोसाइटी 1886 में फाउंड हुई थी और उसके हेड क्वार्टर्स थे अदियार में, मद्रास के पास। तो वहाँ पर मतलब इन लोगों का काम ये था कि ये लोग जो है इंडिया से कुछ सीखना चाहते थे, इंडिया के रिलीजन से कुछ सीखना चाहते थे। और वो यूनिवर्स की जो मिस्ट्रीज है उसको समझना चाहते थे। और वो चाहते थे कि ये समझे कि किस तरीके का रिलेशनशिप होता है बिटवीन यूनिवर्स, ह्यूमैनिटी एंड डिवाइन। ठीक है। इंसान का और डिवाइन का क्या रिलेशन होता है वो समझना चाहते थे। और वो लोग मतलब अभी तक समझ नहीं पाए थे बहुत सारी चीज़ें, उन लोग वहाँ पर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में थे। तो उनको ऐसा लग रहा था कि हमें इंडिया में आके कुछ सीखना चाहिए। वो हिंदुज़्म से बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस हो चुके थे। और वो लोग यहाँ तक के जो है जो एक प्रोसेस होती है जो कि हिंदुज़्म एक्सेप्ट करता है, मानता है कि रीबर्थ की प्रोसेस, यानी एक बार जो है ना इंसान पैदा होता है, फिर दूसरी बार इंसान पैदा होता है, फिर तीसरी बार इंसान, 7 जन्म का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके वो लोग अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। और साथ साथ क्या करते हैं, हिंदू टर्म्स और कॉन्सेप्ट जो थे उन्होंने वेस्टर्न स्पिरिचुअलिस्ट ट्रेडिशन के साथ ऐड कर दिए। ठीक है। तो उनको ऐसा लगता था कि इंडिया का रिलीजन और स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल ट्रेडिशन उनको बहुत अच्छे लगते थे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा अजीब काम हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम अक्सर वेस्टर्न आइडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन वो जो है इंडिया आकर जो है इंडिया के आइडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और वो जो है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल के बात पे भी जो है विश्वास करते हैं, साथ साथ कर्म की बात पे भी विश्वास करते हैं। और फिर वो लोग जो है उनके भी खुद खुद आइडियाज़ कुछ जो है वो मिक्स करते हैं। उपनिषद और योग और वेदांत स्कूल ऑफ थॉट में भी वो विश्वास रखते हैं और यूनिवर्सल ब्रदरहुड के आइडियाज़ को फैलाते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि हमें जो है हर रिलीजन को पढ़ना चाहिए और हर रिलीजन में से बेस्ट आउट ऑफ हर रिलीजन से लेना चाहिए। और उन्होंने बहुत सारे रिलीजन के लिए रिवाइवल के लिए काम किया, और हिंदुज़्म, ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म और बुद्धिज़्म के लिए काम किया। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वो लोग बोलते हैं कि सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है। और साथ साथ वो लॉ ऑफ इवोल्यूशन के ओबीडियंट होते हैं। ठीक है। साथ साथ वो बोलते हैं कि ह्यूमन की जो पावर्स होती है, जैसे कि मेडिटेशन, लव और सर्विस, तो इससे कहीं ना कहीं जो है आप डिवाइन पावर को अचीव कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग आउटलुक है, अलग अलग थियोलॉजिकल सोसाइटीज़ हम देख रहे हैं, तो अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के अलग अलग सिस्टम्स है और अलग अलग तरीके के बिलीव्स हैं जो कि आपस में कॉन्ट्ररी है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि वो बोलते हैं कि हमें जो है हिडन मिस्ट्रीज जो है यूनिवर्स की, ये हमें समझने की ज़रूरत है। अब इन लोगों ने क्या किया, ये लोग कन्वर्जन के बिल्कुल अगेंस्ट थे। ठीक है। सेकेंडली ये लोग जो है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल के बारे में विश्वास रखते थे। और यहाँ तक कि ये लोग ऑकल्ट मिस्टिसिज्म मतलब जो जादू टोना होता है उस पर भी विश्वास रखते थे।
और ये जो है हिंदुज़्म के लिए काम करते थे, साथ साथ जो है ये इसलिए काम करते थे ताकि नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस हो सके। और इसलिए उन्होंने इंडिया के अंदर, जो मैंने आपको बताया ऊपर, कि इंडिया के अंदर उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी 1886 में फाउंड की। दूसरी चीज़ ये है कि ये इंडियन रिलीजन को ज़्यादा एम्फसाइज करते थे और कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स उन्होंने फाउंड किए थे। और साथ साथ जो है वो अनटचेबिलिटी की ऑफ कोर्स प्रैक्टिस को नहीं मानते थे, और कास्ट डिवाइड को नहीं मानते थे, और वो चाहते थे कि हम लोग जो है कुछ अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस, इस तरीके की प्रैक्टिसेस ख़त्म कर दें। और वो साथ साथ नए नए, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, एनी बेसेंट के साथ मिलकर उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला था बनारस में। ठीक है, जो हिंदू रिलीजन का और साथ साथ जो है वेस्टर्न साइंस का जो है कॉम्बिनेशन था। ठीक है, तो उसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर जो है एनी बेसेंट भी मतलब एजुकेशन की फील्ड में थी, और इन लोगों ने भी जो है एजुकेशन की फील्ड में काम किया। और बाल विवाह, इलिटरेसी, अल्कोहलिज्म के अगेंस्ट भी इन लोगों ने काम किया। उसके बाद विमेन का अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। तो अगर हम बात करें अबाउट दी इवेल्युएशन पार्ट, अब देखते हैं, तो इन लोगों ने जो है बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम किया, क्योंकि उन्होंने इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, रिलीजन को पढ़ा भी, और साथ में जो है उन्होंने मतलब इंडियंस को थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं गाइड भी किया। उन्होंने पुअर के लिए काम किया, डाउन टोडन के लिए काम किया, और उन्होंने को एग्जिस्टेंस के ऊपर एम्फोसाइज किया, टॉलरेंस के ऊपर एम्फोसाइज किया। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद इनकी जो आइडियाज़ थे ये सिर्फ अपर क्लास कम्युनिटीज़ तक ही मतलब कन्फाइंड थे, क्योंकि इनके आइडिया ज़्यादातर जो है आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये अपर क्लास कम्युनिटी से कन्फाइंड थे। अब बात करते हैं समरी के बारे में। तो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हमने पढ़ लिए, और हमने भी पढ़ा कि किस तरीके से वो बहुत सारे रिलीजन के अंदर किस तरीके के जो अनटचेबिलिटी हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐसे जो है इन ह्यूमन जो है चीज़ें हैं जिसे हमें इरेडिकेट करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि ब्राह्मणिज्म और फ्रीडम का डिनायल टू द मार्जिनलाइज पीपल। तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हुए जो इन सब चीज़ों को इरेडिकेट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रिफॉर्म मूवमेंट्स और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। आप एग्जाम्पल किसका दोगे? देखिए, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो होते हैं उसका यहाँ पर है आर्य समाज एक एग्जाम्पल है, और रिफॉर्म मूवमेंट का एग्जाम्पल है ब्रह्मो समाज। ठीक है, और दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने की बात करें तो रिफॉर्म मूवमेंट ऐसे होते हैं इसमें सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म आते हैं। ठीक है, और साथ साथ ये कॉमन चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, है ना। और दूसरी चीज़, ये ऐसी बात नहीं करते कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, है ना। लेकिन रिवाइवलिस्ट कैसे होते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेते हैं और उस रिलीजन के अंदर उसको जो है क्या कहते हैं इम्प्रूव करने की बात करते हैं, और उस रिलीजन में ही कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। मतलब उसमें कहीं ना कहीं कम्युनल बेसिस आपको देखने को मिलेगा, और साथ साथ वो एक ही रिलीजन तक लिमिटेड होता है, जैसे कि हिंदुज़म रिलीजन के लिए जो है आपको आर्य समाज देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखेगी कि इसमें बहुत सारे मूवमेंट्स के लिए काम किया गया, और इसलिए काम किया गया ताकि जो है इंडियन सब साथ में भी आ सके, और इंडियन के अंदर जो एक तरीके का रैशनैलिटी का जो स्पिरिट है वो भी इनकलकेट हो सके। और आपको आज भी देखने को मिलेगा कि आज भी जो है कहीं कहीं पर ये चीज़ें जो है आज भी हो रही है। ठीक है, और साथ साथ अभी भी जो है इसके खिलाफ जो है लड़ाई बहुत ज़्यादा ही लड़ने की बची है। तो आपको इसलिए ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है ताकि आप भी जो है बहुत सारे सोशल इवेंट्स के अगेंस्ट जो है वो खड़े हो सकें। तो इसके अलावा जो है हम समझ चुके हैं अभी तक के सारे आइडियाज़ को, और आई होप आपको सभी अभी तक का सारा चैप्टर क्लियर हो। तो इसी के साथ हमारा जो 11 लेसन है ये हम ख़त्म करते हैं। आज हमारा लेसन जो है ये ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। साथ ही कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं जिसको आप पढ़ सकते हो रेफरेंसेस के तौर पे। और फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि लेसन नंबर 8 होगा इसी यूनिट का। और ये यूनिट अभी हमारा चल रहा है, यही यूनिट हम कंटिन्यू करेंगे, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बाकी की सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो टिल देन, बाय एंड हैप्पी लर्निंग।